जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए हम सैनिक सीरीज चला रहे हैं। तो आप लोगों को सैनिक सीरीज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। सैनिक सीरीज में सिर्फ आपको वही टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सारी क्लास बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है। इसका मैंने अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सैनिक सीरीज कंप्लीट करना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको सैनिक सीरीज में सिर्फ वही टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट भी लिख कर लाया हूँ। जैसे आपके भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से पेपर में हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं कुछ फैक्ट लिख कर लाया हूँ। तो आप लोगों को उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है। आप लोगों को ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग सैनिक सीरीज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। मोस्ट इम्पोर्टेंट सैनिक सीरीज में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में स्थित है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान से आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाएगा। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे जो कि आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सभी को याद कर लेना है। यहाँ से आप लोगों का एक प्रश्न पेपर में ज़रूर बनेगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न पर। आप लोग सैनिक सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। इस सैनिक सीरीज में आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को ही मिलेंगे। इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। और आपको हर क्लास का PDF विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है पीर पंजाल श्रृंखला स्थित है। तो आप लोगों को बताना है कि पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन है मेघालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो पीर पंजाल श्रृंखला जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है पीर पंजाल श्रृंखला जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं प्रश्न करा रहा हूँ सैनिक सीरीज में। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। जैसे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे जो हैं वो कि आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लिख कर लाया हूँ कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। जैसे जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख दर्रा है। उसके बाद पीर पंजाल दर्रा, उसके बाद बनियार दर्रा। तो आप लोगों को जम्मू कश्मीर के ये 4 दर्रे याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करना। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं सैनिक सीरीज में। आप लोग बस अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। जितने भी लोग सैनिक सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे वो अपना पेपर में 15 में से 15 स्कोर जरूर कर लाएंगे। अभी मैं आपके लिए GS की क्लास बहुत जल्द लाने वाला हूं। तो GS की भी क्लास आपको मैं सैनिक सीरीज में कराऊंगा। तो बस आप अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। उसके जो ऑप्शंस हैं टेनिस, शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट। तो आप लोगों को बताना है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है जो संतोष ट्रॉफी का संबंध है तो आप लोगों को फुटबॉल से अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला जैसे मतलब
फुटबॉल के प्रमुख कप या ट्रॉफी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख कर लाया हूँ, उनको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और आपको सैनिक सीरीज में मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ वही टॉपिक मैं करा रहा हूँ जिन टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सैनिक सीरीज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। फुटबॉल के जो प्रमुख कप व ट्रॉफी हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इनके नाम याद रखना है, जैसे रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोत कप, डूरंड कप। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि सैनिक सीरीज आपको पसंद आ रही है। अगर आ रही हो तो एक दिल आप लोग भेज देना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग ज़रूर करना। वैसे मैं हर बार तो नहीं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सिर्फ क्लास में एक बार ही कहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो आप लोगों को बताना कि आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको पंजाब, ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है जनगणना से आप लोगों के पेपर में एक प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। तो जनगणना के भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख कर लाया हूँ, आपको उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका आंसर बताना है। उसके जो ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी सिक्किम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, अब आपके जनगणना से एक प्रश्न पेपर में पूछा ही जाएगा। तो आपके जनगणना के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आए, आपको उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे 2000 जनगणना के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। जैसे पिछले वर्ष जनगणना से हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। जैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक मैं अपनी तरफ से सोच लिया हूँ। ये आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टॉपिक दिए गए थे, उन्हीं टॉपिक से मैं आपके लिए प्रश्न करा रहा हूँ। उन्हीं टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं जितना आर्मी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है उससे बाहर आप लोगों से पूछेगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। बस आप लोगों को सैनिक सीरीज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको बिहार अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है 282 प्रति किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको अरुणाचल प्रदेश अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, आप लोग देखते रहें, बहुत अच्छे तरीके से सैनिक सीरीज को कंप्लीट करते रहें। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाएगा तो आपको दिल्ली अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपको अंडमान निकोबार अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो पूछे जाने की संभावना है वो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो आपको केरल, जिसका लिंगानुपात कितना है 1084 लिंगानुपात है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आप लोगों को पूरा PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपको हरियाणा, जिसका अनुपात कितना है 879 अनुपात रहने वाला है। नेक्स्ट भारत का लिंगानुपात 943 है। तो आपको ये भी याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, जिसकी साक्षरता दर कितनी है 94% है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है।
आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस सैनिक सीरीज में, बस आपके लिए, बस आप लोगों को सारी क्लासें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है जनगणना में, वो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य। तो आपको बिहार, जिसकी साक्षरता दर कितनी है 61.8%। नेक्स्ट सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थे ये जनगणना के कुछ फैक्ट जो कि आपको याद ही रखने हैं, तो आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर करना है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोगों को बताना है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप लोगों को मतलब प्रधानमंत्री तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर हमसे पेपर में प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो आपको जवाहरलाल नेहरू बताना है। अगर सेकंड प्रधानमंत्री मतलब दूसरे प्रधानमंत्री, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री बताना है। अब पेपर में हमसे पूछ सकता है कि लाल बहादुर का समाधि स्थल कहाँ है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है ये दिल्ली में है। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है, ये भी हमसे पेपर में पूछ सकता है। तो इनके जो समाधि स्थल का नाम है वो विजय घाट है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। समाधि स्थल से एक प्रश्न अच्छे तरीके से हर शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। तो आप लोगों को मैं हर सेट में एक एक प्रश्न करा रहा हूँ और उसको अलग अलग से बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासों को करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। तो आप लोगों को बताना है कि जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वो किस शहर में स्थित है? तो आप लोगों को बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे आप लोगों से पेपर में पूछ सकता है कि भारत के प्रमुख स्टेडियम से एक प्रश्न पेपर में आर्मी के जरूर पूछा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो हैदराबाद में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सवाई मान सिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में स्थित है। उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। तो आप लोगों को इन स्टेडियम को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहने वाला है हमारा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते रहे। चलें, मैं देख रहा हूँ आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोगों को हमारे साथ भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो उनके जो ऑप्शंस हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और जापान, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कन्याकुमारी, कश्मीर, कटिहार, घाटी। तो आप लोगों को बताना कि भारत की दक्षिणतम भूमि का किनारा कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का दक्षिणतम किनारा है वो कन्याकुमारी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1920, 1930, 1931, 1942। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। गांधी इरविन समझौता 1931 में याद मतलब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो उसके जो ऑप्शन हैं मौर्य वंश, पाल वंश, खिलजी वंश, चोल वंश। तो सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना। आप देख पा रहे हैं कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ। ये वही टॉपिक से प्रश्न है जो टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी प्रश्नों को याद करते चलना है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको अच्छे तरीके से त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, ऊंचाई पर स्थित झील जिसका नाम है चोलाम्बू झील किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को बताना है। ये ऊंचाई पर स्थित झील है, उसका नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, जो कि उसका नाम है चोलाम्बू झील। ये किस राज्य में स्थित है आप लोगों को बताना है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गुजरात, गोवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी अच्छे तरीके से याद रखना है। सिक्किम राज्य में स्थित है चोलाम्बू झील। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, किरण बेदी, आशापुर, सरोजनी नायडू। तो आप लोगों को बताना कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो आप लोगों को बताना है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो उसके जो ऑप्शन हैं समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो इस प्रश्न का आपको याद रखना है, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल से होती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 5 जनवरी, 11 नवंबर, 5 जुलाई। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस क्लास में हमने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न किए थे और उसमें इम्पोर्टेंट आपको लिए मैंने कुछ फैक्ट बताए थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सभी को याद कर लेना है और हर क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको हर क्लास का PDF विद आंसर सहित दिया जाता है। आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना और जो मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आप लोग सैनिक सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलें। इस सैनिक सीरीज में सिर्फ मैं आपको वही टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सैनिक सीरीज के ऊपर भरोसा करना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना है। तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अगर जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ, जैसे भर्ती से रिलेटेड तो मैं आपको हाल बता देता हूँ क्योंकि वीडियो आपके लिए थोड़ी देर में आ पाता है। तो आपको हर क्लास का PDF भी मैं आपको वहाँ पर विद आंसर सहित देता हूँ ताकि आप लोग अपना रिविज़न वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।